हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एनजेटी एजुकेशन में। साथियों, आज है 24 अप्रैल और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 24 अप्रैल 2025 के मोस्ट इंपोर्टेंट डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। साथियों, आज 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। इसको ध्यान में रखकर चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। चलिए शुरुआत करेंगे अपने रिवीजन सेक्शन से। कल जो भी चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी उसका 1 मिनट में रिवीजन करेंगे, फिर आज की तरफ बढ़ेंगे। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि भारत के 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? दिनेश माहेश्वरी को नियुक्त किया गया है। और अमरावती, जो कि अब आंध्र प्रदेश की राजधानी है, इसको दुनिया का पहला पूर्णतः नवीनीकरण ऊर्जा से चलने वाला शहर के रूप में विकसित किया जा रहा है। गरिया और बोरसो बोरान उत्सव ये त्रिपुरा में आयोजित हुआ। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने एक हमला किया है और द रेजिस्टेंस फ्रंट टीआरएफ ने इसकी जानकारी ली है। इसको भी ध्यान रखिएगा, ये वो संगठन है जिसने जिसके इसके पीछे जिसकी साजिश थे। विजडन क्रिकेटर्स अलमनैक के नवीनतम संस्करण में अभी जसप्रीत बुमराह और स्मृति मंधाना, इन दो खिलाड़ियों को अग्रणी क्रिकेटरों का ताज पहनाया गया। और लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का खिताब जीता मोंडो डुप्लांटिस ने। इसके अलावा यशराज भारती सम्मान पुरस्कार महाराष्ट्र सरकार ने दिया है और 3 संस्थाओं को दिया है। और हम लोगों ने कल पढ़ा था आईएसएफ विश्व कप लीमा में जो हुआ, इसमें भारतीय निशानेबाजों ने 7 पदक जीते, जिसमें 2 गोल्ड शामिल थे। और काइनेटिक ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के साथ अभी महाराष्ट्र सरकार ने समझौता करके पिंक ई रिक्शा योजना शुरू की है महिलाओं के लिए। पिंक ई रिक्शा, ठीक है। ये टॉप 9 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से, जिनका आपने रिवीजन किया है। आज की वीडियो में 11 करंट अफेयर लिए गए हैं, तो इंपॉर्टेंट वीडियो है, एंड तक देखना है आपको, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ूं इससे पहले एक जरूरी बात। आज से साथियों शुरू हो रहा है ये 7 मंथ का रिवीजन। 6 मंथ का मैं करवाने वाला था, लेकिन सोचा कि अक्टूबर से शुरू कर रहे हैं, मार्च तक कराने का क्या मतलब, अब अप्रैल को भी इसी में ले लेते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली ये 7-8 दिन 10 दिन जो भी चलेगा सीरीज, तब तक अप्रैल भी खत्म हो जाएगा, इसलिए अप्रैल को भी शामिल कर लिया गया। तो टोटल 7 महीनों का ये रिवीजन शुरू होगा, लाइव क्लासेस होगी और डेली ये होने वाली है अब आने वाले दिनों में, ठीक है ना। आज से ही स्टार्ट होगी पहली क्लास। तो पहली क्लास देखो, मैंने सोचा शाम को रखने की। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया भी कि शाम को रहेगी क्लास, लेकिन शाम को क्या होता है कि ट्रेनिंग टॉपिक पर वीडियो बनानी होती है, तो और शाम तक ही कोई मुद्दे आते हैं ट्रेनिंग टॉपिक के, दिन भर में जो भी चीज़ें घटी होती है तो शाम को वीडियो बनाते हैं। तो इसीलिए इसको सोचा जा रहा है कि दिन में रखा जाए। तो मेरा ख्याल है दिन में इसको 12 बजे रखने का, ठीक है, 12 PM पर रखने का। आप इसके आसपास कोई भी टाइमिंग बता सकते हो। हाँ, बहुत सुबह मत बताना, ठीक है ना, सुबह में नहीं हो पाएगा पॉसिबल। तो 12 बजे या 11 बजे बहुत ज़्यादा कम करके, नहीं तो फिर इसके बाद जो भी टाइमिंग हो दिन में दोपहर का, वही आप बताइएगा। आपके अनुसार जिसकी सबसे ज़्यादा वोटिंग रहेगी उसी टाइमिंग पर ये शुरू कराया जाएगा, ठीक है ना। शाम वाले को ट्रेनिंग टॉपिक के लिए रखते हैं, जिससे इत्मीनान से डिटेल रिसर्च के साथ ट्रेनिंग टॉपिक पर भी आपको वीडियो मिलती रहे। ओके, चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर। तो पहला क्वेश्चन आपके लिए है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो आज यानी 24 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। अच्छा, कल एक दिवस था लेकिन वो मिस हो गया था। कल 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है, वो मिस हो गया था कल के दिन बताना, लेकिन आज मैं आपको बता दूंगा एंड तक, ठीक है। तो 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। ये पंचायतों की जो पंचायती राज व्यवस्था जो चलती है ना अपने भारत में, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था चलती है, इसको ध्यान रखिएगा। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था चलती है। पूछा जाएगा कि भारत में कैसी पंचायती राज व्यवस्था है, तो त्रिस्तरीय है, ठीक है। और इसके लिए सबसे पहले सुझाव किसने दिया था जब भारत पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई, तो किसकी सिफारिश पर लागू की गई? तो आप बताना, बलवंत राय मेहता की समिति पर। बलवंत राय मेहता की मेहता समिति की रिपोर्ट के आधार पर त्रिस्तरीय लॉन्च की गई। ऐसे ही कुछ और समितियां रही हैं, जैसे जैसे अशोक मेहता समिति, इसका भी संबंध जो है पंचायती राज से ही है, इन्होंने 2 स्तरीय दी थी, लेकिन यहाँ त्रिस्तरीय वाली जो है बलवंत राय मेहता समिति का, इसे लागू किया गया। सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिले में 1959 को पहली पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी, किसी राज्य में या कहीं पर, ठीक है ना। सबसे पहले ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पॉइंट है, यहाँ से तो पूछा ही जाता है। राजस्थान के नागौर जिले में सबसे पहले पंचायती राज लागू किया गया था, ठीक है। अच्छा, ये लागू किसने मतलब कि किसने उद्घाटन किया था उस टाइम जाकर? तो 1959 में कौन प्रधानमंत्री थे? जवाहरलाल नेहरू जी। तो तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा जाकर के ये शुरू किया गया था। पंचायती राज दिवस लेकिन कब मनाया जाना शुरू हुआ? 24 अप्रैल को। क्यों? क्योंकि 24 अप्रैल के दिन 1993 में इसको, ये जो पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी ना, इसको संवैधानिक रूप दे दिया गया।
मतलब इसको संविधान का एक दे दिया गया है तमगा कि मतलब अब चलो संविधान में ऐड हो गए हो तुम, है ना। पहले संविधान में ये ऐड नहीं था। अभी मैंने कल ही आपको समझाया था कि गैर संवैधानिक क्या है और संवैधानिक चीजें क्या है। तो ये पहले गैर संवैधानिक था, लेकिन बाद में एक विधेयक लाया गया 73वां संविधान संशोधन विधेयक 1992, जिसके तहत इसको ऐड कर लिया गया। 73वें और 74वें के तहत ग्राम पंचायतों को और नगर पंचायतों को शामिल किया गया और इसके लिए अनुसूचियों में इसकी संख्या ऐड की गई, क्योंकि इसमें बहुत सारी डिटेल चीजें थी, विषय प्रदान किए गए थे, इसलिए इसको अलग से 2 अनुसूची बनाकर शामिल किया गया। मतलब इसके पहले 10 अनुसूची थी, जो 2 अनुसूची एक्स्ट्रा बढ़ी है ना, 11वीं और 12वीं, यही दोनों के लिए था। 11वीं अनुसूची जो थी वो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू करने को थी और 12वीं अनुसूची त्रिस्तरीय नगर पंचायती राज व्यवस्था लागू करने को थी। ये 2 अनुसूचियां जो है ये जुड़ी 73वें और 74वें संविधान संशोधन में 1992 के तहत, जो कब लागू हुआ 24 अप्रैल 1993 को, इसलिए 24 अप्रैल का दिन चुना जाता है ये दिवस मनाने के लिए। क्लियर? इसके बाहर से कुछ नहीं पूछा जाएगा, बस इतना ही था इस क्वेश्चन से रिलेटेड, लेकिन पूछा जरूर जाता है यहाँ से, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला, ये प्रमुख दिवस हैं अभी तक आए हुए, इनका आप रिवीजन कर सकते हो वीडियो को पॉज करके, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस है, अभी 11वें क्वेश्चन पर हम लोग इस पर बात करेंगे। हाल ही में किस देश की उपराष्ट्रपति को भारत की पहली आधिकारिक यात्रा के दौरान गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों अभी अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ये आए हुए हैं भारत यात्रा पर अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, मतलब अपनी वाइफ के साथ, अपने बच्चों के साथ। ऑफिशियल यात्रा पर हैं, लेकिन मतलब कैजुअल यात्रा पर नहीं है, ऑफिशियल यात्रा पर ही हैं, बस अपने फैमिली वालों को लेकर आए हैं। तो ऑफिशियल यात्रा पर हैं, इसलिए इनको ऑफिशियली गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया है और सम्मान दिया जाता है एक गार्ड्स के द्वारा। खैर, ये आए हैं तो भारत में कुछ समझौते भी करेंगे। किन किन मुद्दों पे बातचीत चलेगी? देखिए अभी टैरिफ को लेकर के बहुत सारी टेंशन चल रही है, आप देख ही रहे हो। चाइना हो या कनाडा हो, मैक्सिको हो, इंडिया हो, इन सब का टेंशन लगा हुआ है अमेरिका के साथ, सबकी चिंताएं लगी हैं। ऐसे में सबकी चिंताएं दूर करते हुए चाइना का चिंता बढ़ा दिया है ट्रंप ने, और बाकी सबका तो थोड़ा सा नॉर्मल किया है कुछ दिनों के लिए। लेकिन फिर भी भारत चूंकि बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, अभी आपने देखा कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था ना कि इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बन गया है अमेरिका, लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। और आपसे डाटा भी पूछा जाएगा, लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बन गया है अमेरिका। और आपसे अगर पूछा जाएगा कि भाई कितना हुआ है, तो 131.4 बिलियन डॉलर का हुआ है ट्रेड 2024-25 में, इतने का ट्रेड हुआ है। अब दूसरे पे चाइना आ गया है 127 बिलियन डॉलर के साथ, है ना। तो इतना ट्रेड अगर हम लोग कर रहे हैं तो जाहिर सी बात, अगर 1% एक्स्ट्रा बढ़ेगा अगर टैरिफ, तो उसका खामियाजा तो देखना पड़ेगा, उसका इफेक्ट तो देखना पड़ेगा। तो इसीलिए ये जब आए हुए हैं 4 दिवसीय यात्रा पर, तो इनसे व्यापार पर, रक्षा पर और आर्थिक साझेदारी जैसे प्रमुख मुद्दों पर बातचीत होगी। साथियों, बातचीत होती, अच्छी मीटिंग होती, सब कुछ ठीक होता, लेकिन दिक्कत ये आ गई कि पहलगाम आतंकी हमला हो गया और उसके चक्कर में बहुत सारा टेंशन हो गया है। जितने मंत्रालय हैं, जितने विभाग हैं, सबका फोकस कहीं और शिफ्ट हो गया है। खैर, इनके आने की वजह से भी शायद वो टाइमिंग चुनी गई ऐसी घटना करने को, लेकिन भारत ने तगड़ा एक्शन लिया है। 5 बड़े फैसले लिए हैं। कल शाम को ही मैंने आपको वीडियो दी थी जिसमें बताया कि भारत ने 5 बड़े फैसले लिए हैं पाकिस्तान के खिलाफ, और कल की वीडियो में डिटेल करंट अफेयर में आपको डिटेल से बताया जाएगा। आज वाला तो सब कुछ कंटेंट टाइप हो चुका था, तो कल की वीडियो में आपको वो सारे पॉइंट्स, वो सारे 5 बड़े फैसले बताऊंगा जो ट्रेंडिंग टॉपिक मैंने आपको वैसे बता दिया है, आप जाकर के उसे देख भी सकते हो, जिसकी वजह से पाकिस्तान को अभी डिप्लोमेटिक तरीके से झटका लगा है। अभी आर्मी की बारी है, बाकी है, ठीक है ना, अभी तो सरकार ने एक्शन लिया है। खैर, अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है, डोनाल्ड ट्रंप यहाँ के 47वें राष्ट्रपति हैं, मुद्रा है यूएस डॉलर। हाल ही में भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल कहाँ लॉन्च किया गया? सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल ये लॉन्च हुआ मुंबई में। ध्यान रहे, ये क्रूज जो विमान होते हैं ना, जो क्रूज विमान आप सुनते हो, वो शाहरुख खान के बेटे वाला, तो वैसे क्रूज जहां पर जाकर रुकते हैं उसे क्रूज टर्मिनल कहा जाता है। ठीक है, जैसे मान लो पोर्ट पर होता है जहाज, यहाँ आकर कार्गो शिप, कार्गो विमान आकर के रुकते हैं, तो वो कार्गो टर्मिनल हुआ। ऐसे ये क्रूज टर्मिनल होता है। तो ये सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल अभी बन रहा है और इसका संचालन शुरू हो गया है मुंबई में, ठीक है ना, बन चुका है। तो ये इतने बड़े बड़े क्रूज को ये अच्छे से मैनेज करेगा। एक साथ एक बार में 5 क्रूज को ये मैनेज कर सकता है। क्रूज टर्मिनल आप ऐसे समझो जैसे रेलवे स्टेशन होता है,
तो वो ट्रेनों को मैनेज करता है। ट्रेन वहाँ पर आती है, रुकती है, प्लेटफॉर्म पर लोग उतरते हैं, वहाँ से ट्रेन पकड़ते हैं। ऐसे ही क्रूज टर्मिनल होता है, क्रूज वहाँ पर आती है और जो क्रूज विमान होते हैं उस पर लोग बैठते हैं, जाते हैं यात्रा के लिए और वहाँ से उतरते हैं। तो ऐसे ये मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल है, नाम है इसका MICT। और MICT जो टर्मिनल है ये भारत का सबसे बड़ा है, ठीक है ना। भारत का सबसे बड़ा क्रूज टर्मिनल है। 556 करोड़ की लागत से इसे बनाया गया है। हर साल 1 मिलियन यात्रियों को और एक साथ 5 क्रूज जहाज़ों को संभालने की क्षमता रखता है। साथ ही साथ में वहाँ के, चूंकि इसका उद्घाटन सर्बानंद सोनोवाल जी ने किया, जो कि केंद्रीय जहाजरानी और बंदरगाह के मंत्री हैं। इसके अतिरिक्त ही इन्होंने महाराष्ट्र के बाधवान पोर्ट के लिए 5,700 करोड़ से अधिक का एक बुनियादी ढांचा यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इसको भी इन्वेस्टमेंट पर जोर दिया और ये भी डेवलप किया जाएगा, महाराष्ट्र का बाधावान पोर्ट। ठीक है, तो ये भी विकसित किया जाएगा पोर्ट, ये बंदरगाह भी, और ये क्रूज टर्मिनल तो बन ही गया है। अगला, अप्रैल 2025 में भारतीय वायुसेना की प्रसिद्ध सूर्य किरण एरोबैटिक टीम, इसका रोमांचक एयर शो कहाँ किया गया? सूर्य किरण एरोबैटिक टीम बहुत ही फेमस ये एरोबैटिक टीम है, इसे ध्यान रखना। ये जो आप देखते हो ना वीडियोस फुटेज की, एयरफोर्स वाले जो हैं जो कलाबाजियां दिखाते हैं, तिरंगा जाता है ऊपर, ठीक है ना, तरह तरह की कभी कभी तस्वीरें लेकर के जाते हैं फाइटर जेट से, फाइटर प्लेन से, वो सब यही सूर्य किरण एरोबैटिक टीम करती है। सबसे बेस्ट टीम है ये इंडिया की। ये जो हवाई एयर शो होता है, कलाबाजियां आपको दिखाई जाती हैं रोमांचक तरीके की, वो सब यही करता है। और अभी ये बिहार में आयोजित किया गया है। बिहार में साथियों बाबू कुंवर सिंह जी की याद में, उनकी जयंती के अवसर पर, जो कि महान स्वतंत्रता सेनानी थे 1857 की क्रांति में, तो उनकी याद में यहाँ पर एयर शो आयोजित किया गया उनकी जयंती पर। और सूर्य किरण की जो टीम है उसने बेहतरीन यहाँ पर प्रदर्शन किया है। JP गंगा पथ, पटना, बिहार में ये आयोजित किया गया। ठीक है, बाबू वीर कुंवर सिंह जी की जयंती के अवसर पर। अगला, अच्छा, एक और जरूरी बात, कल मैंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण आपको वीडियो दी है, पर्यावरण से संबंधित जो महत्वपूर्ण अधिनियम होते हैं उनकी वीडियो। इस एक वीडियो में पूरा मैंने ट्रिक वाइज भी आपको समझाया है और क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व कराया है। इस एक वीडियो से सारे अधिनियम आपको सिर्फ एक वीडियो देखते देखते एंड होते होते सब तैयार हो जाएगा। अभी तक कोई भी अधिनियम नहीं याद है, कब कौन सा प्रोजेक्ट आया था, कब कौन सा अधिनियम आया था, पर्यावरण संरक्षण, ये संरक्षण, कोई नहीं याद है, कोई दिक्कत नहीं, एक वीडियो देख लो, सब खत्म। आने वाले टाइम पे आपके NTPC एग्जाम लगे हैं, लोको पायलट में भी पूछा जाएगा, इसके अलावा RO एग्जाम लगे हैं उसमें भी पूछा जाएगा, अभी JEE एग्जाम में पूछा गया था। ऐसे जो भी आने वाले एग्जाम है सब में पर्यावरण संबंधी क्वेश्चंस अब पूछे जा रहे हैं। इसलिए इस मामले को गंभीरता को देखते हुए आपको ये वीडियो दी गई है, इसको आप जरूर देखिए जाकर के। ठीक है, यूट्यूब पर अवेलेबल है फ्री में। अगला, हाल ही में जारी टाइम मैगजीन की 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में कितने भारतीयों को शामिल किया गया? 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची आई टाइम मैगजीन की, इस बार किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया, कोई भी भारतीय शामिल नहीं है। पिछले 21 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है जब ऐसा देखने को मिला है कि कोई भी भारतीय इस लिस्ट में नहीं है। अभी पिछली ही बार की बात करें तो 8 भारतीय इसमें शामिल थे, लेकिन इस बार किसी भारतीय को इसमें जगह नहीं मिली है। टॉप 100 मोस्ट इन्फ्लुएंसर्स की लिस्ट है, ठीक है, प्रभावशाली लोगों की लिस्ट है, पावरफुल की नहीं। जब पावरफुल की लिस्ट आती है, जब फोर्ब्स की हो या किसी और की हो, तो पावरफुल मैगजीन आती है, तो उसमें आपको देखते हो ना कि भारत में सबसे महिलाओं की, पावरफुल महिलाओं की लिस्ट आती है, तो उसमें निर्मला सीतारमण जी का नाम टॉप पर रहता है ना। ये इन्फ्लुएंसर लोगों की है, प्रभावशाली जो अपना इन्फ्लुएंस करते हैं उनकी ये लिस्ट है। तो इसमें टॉप 100 में डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के राष्ट्रपति, एलन मस्क और मोहम्मद यूनुस, ये सब शामिल हैं। भारत का कोई भी व्यक्ति शामिल नहीं है, ठीक है ना, तो ये बात ध्यान रखना है। अगला, हाल ही में असम के कोकराझार में प्रतिष्ठित गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा पुरस्कार 2025, इससे सम्मानित किया गया है अभी डॉक्टर अच्युत सामंत को। डॉक्टर अच्युत सामंत जी ये KIIT के संस्थापक हैं और इनको अभी कोकराझार में सम्मानित किया गया है, असम में। ठीक है, असम के कोकराझार में गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा पुरस्कार। इनको शिक्षा के क्षेत्र में इनके अभूतपूर्व योगदान को देखते हुए अवार्ड दिया गया है। KIIT और KISS के ये संस्थापक हैं, कालिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी और कालिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के। गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा ट्रस्ट के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा जी की 166वीं जयंती पर अभी ये पुरस्कार दिया गया, जो कि बोडो समुदाय के एक महान समाज सुधारक थे। इस पुरस्कार में 1 लाख रुपए का कैश प्राइज दिया गया, एक स्मृति चिन्ह और एक सर्टिफिकेट दिया गया है। ठीक है, डॉक्टर अच्युत सामंत को। अगला,
हाल ही में किस मंत्रालय ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ एआई में लैंगिक अंतर को पाटने के लिए महिलाओं के लिए एआई करियर पहल शुरू की? अभी माइक्रोसॉफ्ट और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के बीच में एक समझौता हुआ है। इस समझौते के तहत एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो लैंगिक अंतर है, मतलब कि जो महिला और पुरुष के बीच में जो खाई है उसको पाटने के लिए, महिलाओं को एआई क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए महिलाओं के लिए एआई करियर पहल नाम से शुरू किया गया। ये नाम है, ठीक है, महिलाओं के लिए एआई करियर। तो ये पहल शुरू की गई है। तो मतलब कौशल उद्यमिता मंत्रालय माइक्रोसॉफ्ट के साथ साझेदारी किया हुआ है। अब इसके तहत ये होगा कि टायर 2 टायर 3 के जो शहर हैं, ठीक है, छोटे शहर हैं, उनमें 30 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे जहां पर महिलाओं को विशेष एआई स्नातक पाठ्यक्रम उपलब्ध कराए जाएंगे। विशेष तौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। माइक्रोसॉफ्ट आया है, इसकी बात करें तो 1975 में स्थापना हुई थी। बिल गेट्स और पॉल एलन ने इसकी स्थापना की थी। इसके वर्तमान में चेयरमैन और सीईओ हैं सत्या नडेला। हेडक्वार्टर इसका वाशिंगटन डीसी में है। अगला, आयकर विभाग ने 10 लाख से अधिक रुपए के मूल्य के लग्जरी सामानों पर कितने रुपए का टीसीएस लगाया? टीसीएस एक प्रकार का टैक्स होता है जो लग्जरी गुड्स वगैरह पर लगता है। टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स कहते हैं इसे, है ना। टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स मतलब जब आप सामान लेकर के आते हो ना, तो जहां से लेकर के आते हो वहां पर आपको सोर्स पर आपको लगता है टैक्स कि चलो भाई अब लेके आ गए हो, ये वाला सामान है इसलिए और दो टैक्स, ठीक है। जहां पर जब लेने गए वहां ईएसटी जीएसटी जो दिए वो तो दिए ही, बाद में सोर्स पर आपको आपसे वसूल लिया जाएगा, आपके पैन कार्ड से बोल दिया जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा इतने का टैक्स भरो। ये टैक्स लेकिन लग्जरी सामानों पर लगाया गया है और 1% का लगाया गया है। अब आप कहोगे 1% लगा दिए तो बहुत बड़ी क्या बात होगी, है बात। आप देखो ये 10 लाख से अधिक मूल्य के लग्जरी सामानों पर है। मान लो जैसे आप लुइस वितान का बैग लेने जा रहे हो, गुच्ची का कुछ लेने जा रहे हो, पर्स लेने जा रहे हो, या कुछ भी ऐसा कुछ बड़ा लग्जरी सामान लेने जा रहे हो जो मान लो 30 लाख की प्राइस है। तो 30 लाख की अगर मान लो प्राइस है तो इस पर अगर 1% का टैक्स एक्स्ट्रा लगेगा तो जितना तो वहां पर टैक्स वगैरह दिए उसके बाद ये 30 लाख का आपको पड़ा वो तो बात अलग ही है। इसके बाद आपसे 30,000 रुपये एक्स्ट्रा वसूला जाएगा कि लो भाई 30,000 रुपये और दे दो, जमा कर दो कायदे से, क्योंकि तुम अब अमीर होने वाले हो, है ना, अमीर दिखने वाले हो। क्योंकि आप देख रहे हो ना सोशल मीडिया पर उसका देख करके भौकाल भी बना रहे हैं, तो भौकाल बना रहे हैं तो थोड़ा सा फायदा सरकार तो लेगी ही। सरकार की नज़र, निर्मला ताई की नज़र हर जगह रहती है। तो ये है टैक्स ऑन लग्जरी गुड्स, टीसीएस। टीसीएस यानी टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, ठीक है। तो लग्जरी गुड्स पर ये लगता है, 22 अप्रैल से लगेगा अब, और अब से कोई भी सामान अगर कोई खरीदता है यहाँ पर तो इतने में लगेगा। आयकर अधिनियम की धारा 206 के सी के तहत इसे लगाया गया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा, ठीक है। दो प्रकार के टैक्स होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। जीएसटी जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स की श्रेणी में आता है। आपको याद होगा जब जीएसटी लागू किया गया था 1 जुलाई 2017 को, तो 17 प्रकार के इनडायरेक्ट टैक्सेस को एक करके मर्ज करके जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कर दिया गया था, ठीक है। तो वो एक इनडायरेक्ट टैक्स है, अप्रत्यक्ष टैक्स है। लेकिन आयकर जो होता है, इनकम टैक्स जो होता है, ये डायरेक्ट कैटेगरी में आता है, डायरेक्ट टैक्स की कैटेगरी में। और इसके लिए एक संस्था है सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के अधीन आता है इनकम टैक्स, मतलब वित्त मंत्रालय के अधीन ही आएगा, लेकिन उसमें भी एक डिपार्टमेंट है सीबीडीटी, उसके अंतर्गत ये आता काम करता है। सीबीडीटी के अध्यक्ष हैं रवि अग्रवाल, इनका नाम याद रखना, ठीक है। अगला, हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा विकसित पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन को नवाचार श्रेणी में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार दिया गया? तो विकसित पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन को इसको बनाया है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के इस एप्लीकेशन को ना उत्कृष्टता के लिए, किस उत्कृष्टता के लिए, नवाचार श्रेणी में, इनोवेशन की कैटेगरी में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार मिला हुआ है, ठीक है ना। तो प्रधानमंत्री पुरस्कार मिला है। ये ऐप का नाम याद रखना, इसको डेवलप किसने किया है? महिला और बाल विकास मंत्रालय ने। तो ये पोषण को लेकर के ही है। पोषण ट्रैकर मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। इससे क्या होगा कि ट्रैक किया जाएगा आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्तियों के द्वारा, इनके जरिए इस ऐप के माध्यम से ट्रैक किया जाता है कि कहाँ पर पोषण की स्थिति क्या है, बच्चों को न्यूट्रिशन मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं स्कूलों में या वैसे गाँव में, तो ये ट्रैक करता है, ठीक है, उनकी पूरा डिटेल्स भेजता है। तो ये ऐप आधुनिक है, नवाचार है, इनोवेशन का यहाँ पर यूज कर रहा है, इसलिए इसको प्रधानमंत्री पुरस्कार मिला है। वर्तमान में अगर बात करें महिला और बाल विकास मंत्री कौन है, तो वो हैं श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी। इन्हीं की अध्यक्षता में अभी ये आयोजित हुआ था।
21 अप्रैल को यह पुरस्कार दिया गया 17वें सिविल सेवा दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में भारत और सऊदी अरब के बीच कितने महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर हुए? तो साथियों, पीएम मोदी गए हुए थे अभी सऊदी अरब के दौरे पर। सऊदी अरब में गए थे वहां पर 4 महत्वपूर्ण समझौते करने, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर जो हमला हो गया आतंकियों का कश्मीर, जम्मू कश्मीर में, इसकी वजह से उन्हें बीच में ही अपना यात्रा रोक करके वापस आना पड़ा। हालांकि भारत के जो डेलीगेट्स भी साथ गए थे उनको लेकर के वहां पर समझौते हो गए, मतलब बातचीत आगे की मीटिंग कंटिन्यू हुई, लेकिन पीएम को वापस आना पड़ा। पीएम बीच में ही वापस आ गए, लेकिन भारत और सऊदी अरब के बीच 4 महत्वपूर्ण मुद्दों पर, क्षेत्रों में समझौता हुआ है। ठीक है ना, तो ये समझौते बहुत ही महत्व रखते हैं जो भारत और सऊदी अरब के रिलेशंस को आगे और ज़्यादा मजबूत करेंगे। 4 क्षेत्र कौन कौन से हैं? एनर्जी सेक्टर, डिफेंस सेक्टर, इन्वेस्टमेंट और ट्रेड सेक्टर, ठीक है ना, व्यापार और निवेश, इसके अलावा टेक्नोलॉजी और कल्चर, इन पर भी समझौता हुआ। ये 4 क्षेत्रों पर समझौते हुए हैं। अच्छा, इसके साथ साथ में ही भारत ने IMEC कॉरिडोर पर भी बातचीत की कि इसको थोड़ा सा तेजी लाया जाए, है ना, जो भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा है ना, इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक यूरोप कॉरिडोर। याद हो अगर आपको, जब भारत ने G20 होस्ट किया था, G20 की अध्यक्षता की थी 2023 में भारत ने, तब एक IMEC डील साइन हुआ था, इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर। ठीक है ना, तो ये जो IMEC डील हुआ था, इस डील के तहत क्या कहा गया था कि भाई भारत से लेकर के ना यूरोप के बीच में एक रास्ता, एक गलियारा बनाया जाएगा, एक कॉरिडोर बनाया जाएगा, जिसके जरिए व्यापार तेजी से हो पाएगा। तो ये भारत में गुजरात और मुंबई से लेकर के कॉरिडोर जाता, सबसे पहले UAE जाता, UAE से फिर सऊदी अरब जाता, सऊदी अरब से ऐसे निकलता हुआ ये इजराइल के हाइफा पोर्ट से होते हुए ये पहुंचता ग्रीस में, और ग्रीस से होते हुए यहाँ पर इटली में पहुंचता। ठीक है ना, तो ये IMEC पर समझौता हुआ था, इस पर बहुत सारे देश सहमत भी दर्ज किए थे, लेकिन बीच में मामला कहाँ गड़बड़ाया? मामला गड़बड़ा गया इजराइल और हमास का युद्ध को लेकर। यहाँ पर इजराइल और हमास का युद्ध बीच में आ गया, जिसकी वजह से इजराइल पूरा डिस्टर्ब हो गया, मिडिल ईस्ट पूरा डिस्टर्ब हो गया, और जैसे होता है ना कि पूरा कोई घाव पुराना हो उसको खुदेड़ दे, वही किया गया। इजराइल की मिडिल ईस्ट में बाकी देशों से पहले पुराने रिश्ते अच्छे नहीं थे, धीरे धीरे सुधर रहे थे, लेकिन कोई वो अटैक करवा करके वो पुराना घाव खुदेड़ दिया, और उसके बाद फिर वो डील ठंडे बस्तर में चली गई। चलिए, खैर यहाँ पर सऊदी अरब है, चलो ये मैप आ ही गया है तो दिखाई देते हैं आपको। गुजरात मुंबई से यहाँ से होकर के ये कॉरिडोर जाता, UAE जाता, यूनाइटेड अरब अमीरात, सऊदी अरब, फिर इधर जॉर्डन इजराइल होते हुए तभी से निकल जाता। सऊदी अरब आपको यहाँ पर दिख जाएगा, रियाद है यहाँ की राजधानी, रियाल है मुद्रा, और मजलिस अल सूरा है यहाँ की संसद। मोहम्मद बिन सुल्तान यहाँ के क्राउन प्रिंस है। ठीक है, सऊदी अरेबिया की, ये रहा सऊदी अरेबिया। अगला क्वेश्चन, प्रत्येक वर्ष विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस साथियों 23 अप्रैल को मनाया जाता है, प्रत्येक वर्ष 23 अप्रैल को ही। क्यों? क्योंकि इसी दिन अपने समय के महान लेखक और कवि रहे विलियम शेक्सपियर का निधन हुआ था इस दिन। ठीक है ना, तो 1616 में निधन हुआ था विलियम शेक्सपियर का। अच्छा, एक कोइंसिडेंस देखिए कि इसी दिन इसी साल 2 महान ऐसे लेखकों की मृत्यु हुई थी। कौन कौन? मिगुएल सर्वेंट्स सवाद्रो और विलियम शेक्सपियर। ये दोनों ही यूरोपियन थे और दोनों की मृत्यु एक ही दिन एक ही वर्ष हुआ था, 23 अप्रैल 1616 को। इसलिए दोनों को डेडिकेट कर दिया गया है विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस को। इस बार की थीम है द रोल ऑफ लिटरेचर इन अचीविंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, SDGs। ठीक है, शुरुआत कब से हुई? 1995 से शुरुआत हुई, यूनेस्को के द्वारा ये घोषित किया गया। तो ये थे साथियों आज के दिन के टॉप 11 करंट अफेयर के क्वेश्चन। एक बार फिर मैं रिमाइंड करा दूं, आज दिन में होगी पहली क्लास, अक्टूबर 2024 से लेकर के अप्रैल 2025 का ये सीरीज होगा। डेली 50 क्वेश्चंस आपको पढ़ाए जाएंगे, और ये डिटेल में भी आपको मैं पढ़ाऊंगा। क्वेश्चन आंसर का फॉर्मेट रहेगा ही, उसमें डिटेल्स भी मैं आपको बताऊंगा जो भी हो सकेगा। क्विक रिवीजन होगा, अच्छी क्लास होगी। डेली 50 करके हम लोग पिछले 7 महीनों का फ्री में यूट्यूब पर कवर करने वाले हैं, तो जुड़िएगा जरूर, मुझे इंतजार रहेगा आपका। इसके अलावा कल की अगर क्वेश्चंस की बात करें तो पोप फ्रांसिस का निधन हुआ, इन्हें पोप बनाया गया था 2013 में। WEF की स्थापना और मुख्यालय में 1971 में स्थापना हुई थी, और कोलगनी में इसका हेडक्वार्टर है, स्विट्जरलैंड में।
2025 लॉरियस स्पोर्टिंग आइकन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ये आपके लिए आज का क्वेश्चन है, कमेंट करके इसका जवाब दीजिए। लीमा आईएसएसएफ विश्व कप 2025 के पदक तालिका में भारत किस स्थान पर है? इसके भी बारे में बताइए कमेंट करके। थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। वीडियो अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए। मिलते हैं साथियों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।